नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। वक्फ की संपत्ति पर आखिर किसका अधिकार होना चाहिए? इस संपत्ति का असली हकदार गरीब मजलूम मुसलमान है या फिर उनके नेता जिन्होंने जमीनों पर कब्जा कर उसका निजी फायदा उठाया है? वक्फ में इसी को लेकर नया अधिनियम लाया गया है, जिसे लेकर अधिकांश मुसलमानों का मानना है कि उनका हक मारा जाएगा, जबकि सरकार ने सदन में भरोसा दिया है कि ये जमीनें जायदाद सिर्फ मुसलमानों के लिए ही होंगी। इसी पर देखिए खास पेशकश, किसकी खातिर वक्फ की जमीन। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। वक्फ बिल को लेकर संसद के अंदर और बाहर बहस हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस संशोधन के माध्यम से सरकार वक्फ पर कंट्रोल करना चाहती है, उसकी जमीनों को उद्योगपतियों को बेचना चाहती है। जबकि राज्यसभा में बीजेपी सांसद राधा मोहन अग्रवाल का कहना है कि आज का दिन मुसलमानों के लिए, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए और अनाथ बच्चों के लिए ऐतिहासिक है, जिनकी मदद के लिए पीएम मोदी ये बिल लेकर आए हैं। आज का दिन गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, तलाकशुदा महिला बहनों के लिए, विधवा महिला बहनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है। पूरी की पूरी इस गरीब समाज, मुस्लिम समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में यह वक्फ अधिनियम क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है। मैं आभारी हूं माननीय मोदी जी का, जिन्होंने इस महान विधेयक को इस सदन में लाने का काम किया। सरकार ने संसद में मुसलमानों को भरोसा देते हुए कहा है कि वक्फ की संपत्ति का उपयोग केवल मुसलमानों के लिए ही होगा। उनकी संपत्ति किसी गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकेगी, लेकिन वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल भी रखना होगा। सर, सबसे पहले ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट, इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी ये नॉन मुस्लिम के अलावा कोई और हो, किसी के पास हो ही नहीं सकता है। मुस्लिम के पास ही रहेगा, कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो वाकिफ होता है वो एक मुसलमान ही होता है, और जो औकाफ बन जाता है वो प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता है, उसको मैनेजमेंट कौन करता है? मुतावाली, वो भी मुसलमान ही होना पड़ता है। और किसके लिए वक्फ क्रिएट करता है? 3 पर्पस के लिए। धार्मिक, रिलीजियस पर्पस, अच्छा काम के लिए, पायस, भगवान के नाम में, अल्लाह के नाम में, और चैरिटेबल, भला के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, तो वो मुस्लिम ही होगा। तो यहाँ ये सवाल ही नहीं उठता है कि नॉन मुस्लिम, मुस्लिम धार्मिक भावना और धार्मिक व्यवस्था या वे किसी भी तरीके से मुस्लिम प्रॉपर्टी में, मैनेजमेंट में नॉन मुस्लिम हस्तक्षेप कर रहा है, ये सवाल ही नहीं उठता है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान वक्फ बोर्ड की तुलना पुरानी फिल्मों के गुंडों से की। व्हाट इज दिस वक्फ बाय यूजर? किसने आपको संपत्ति दी? किसने आपको संपत्ति दान की? किसके मन में मनसा थी कि अल्लाह को दे दिया जाए? एक भी आदमी ने वक्फ बाय यूजर की संपत्ति वक्फ के अधिनियम के तहत नहीं दी। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने, वो जमीन उनकी हो गई। आज इस मानसिकता से ये काम करते हैं। अग्रवाल ने वक्फ बाई यूजर का मतलब समझाते हुए कहा कि वक्फ बाई यूजर इनका बड़ा हथियार था। किसी भी जमीन पर कुछ दिन नमाज क्या पढ़ ली, वक्फ बाई यूजर, वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। अध्यक्ष महोदय, आपके पास एक बड़ी जमीन है, खाली पड़ी है, बगल में कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहीं जाना होता है, वो उस जमीन पर नमाज पढ़ ले। आप हिंदू हैं, आप मना नहीं करते। 5 दिन 7 दिन नमाज पढ़ने के बाद वो लिख के दे देंगे कि हम लोग इस जमीन पर नमाज पढ़ते थे, अब यह वक्फ बाय यूजर हो गई, अब इस जमीन पर किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। यूपी के संभल, रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा जैसे जिलों में भी बड़ी संख्या में वक्फ
की संपत्तियां बताई जाती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई 78% जमीन असल में सरकारी है। वक्फ का दावा यूपी के राजभवन, मथुरा की शाही ईदगाह, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह पर भी है। तमिलनाडु में 1500 साल पुराने चोल मंदिर को भी वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया गया है। इस गांव का नाम है तिरुचेंथुरई। फिलहाल इसके सुर्खियों में रहने की वजह है कि इस पूरे गांव की जमीन पर वक्फ का दावा किया गया है। तिरुचिरापल्ली जिले में कावेरी नदी के तट पर बसे हिंदू आबादी वाले इस गांव में 1500 साल पुराना मानेदियावल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर भी है। वक्फ बोर्ड इस मंदिर की जमीन पर भी हक जताता है। दरअसल तिरुचेंथुरई गांव का मामला पहली बार 2022 में सुर्खियों में आया था। तब राजगोपाल नाम के एक किसान ने अपनी खेती की 1.2 एकड़ जमीन बेचने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी जमीन नहीं बेच पाया क्योंकि राजगोपाल को रजिस्ट्रार ऑफिस ने बताया कि वक्फ ने पूरे गांव यानी करीब 369 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर अपना अधिकार जताया है। ऐसे में बिना वक्फ बोर्ड की एनओसी के कोई जमीन खरीद या बेच नहीं सकता। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उल्लेख कर रहे थे उस घटना का, तमिलनाडु की घटना का उल्लेख कर रहे थे। क्या हुआ तमिलनाडु में? एक रामचंद्रन नाम का आदमी अध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति अपनी लड़की की शादी के लिए अपनी जमीन बेचना चाहता था। वह जमीन बेचने के लिए जब रजिस्ट्रार के घर गया, ऑफिस में गया, तो पता चला कि वह जमीन उसके नाम पर ही नहीं है, वह जमीन वक्फ को दे दी गई। जब हल्ला मचा, गांव के लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में गए तो पता चला कि उन दोनों गांवों की सारी जमीन वक्फ को दे दी गई। 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ के हवाले कर दिया गया। यह होता है इन लोगों का वक्फ बाय यूजर, अध्यक्ष महोदय। हालांकि वक्फ बोर्ड का कहना है कि वो केवल उन्हीं जमीनों पर अधिकार जताते हैं जो कानूनी रूप से वक्फ दान पात्रों या ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन आरोप है कि वक्फ बोर्ड अक्सर जमीन की पुरानी रजिस्ट्री का फायदा उठाकर दावे करता है, जबकि वास्तविक स्वामित्व किसी और के पास होता है। इसके अलावा वक्फ प्रणाली पर हमेशा से भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे, राजनीतिक दखल और प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। जैसे वक्फ बोर्ड के अधिकारी और ट्रस्टी संपत्तियों को कम किराए पर देकर या अवैध रूप से बेचकर रिश्वत खाते हैं। बात यूपी की राजधानी लखनऊ की करें तो यहाँ करीब 4000 संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, जिनमें राजभवन, डीएम कार्यालय और रेलवे स्टेशन जैसी प्रमुख जगहों को भी माना जाता है। लखनऊ में वक्फ की बड़ी संपत्तियों में नक्खास में शाह मीना शाह दरगाह, हुसैनाबाद में छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, चौक में टाइल वाली मस्जिद, तहसीनगंज में जामा मस्जिद, राजाजीपुरम में आगा खां का मकबरा, विक्टोरिया स्ट्रीट पर खादिम हुसैन इमामबाड़ा, रकाबगंज में दरगाह हजरत अब्बास, बिबियापुर में मकबरा सआदत अली खान और लालबाग की शाही मस्जिद शामिल है। यूपी में अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की बात करें तो सबसे पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास लगभग 1.25 लाख संपत्तियां हैं और अगर शिया वक्फ बोर्ड के पास कहें तो लगभग 4000 के करीब संपत्तियां उसकी हैं। और इन सब को मिलाकर के अगर हम क्षेत्रफल के रूप में देखें तो 14,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल वक्फ संपत्तियों के नाम होता है। और उसमें से भी अगर हम अंदर विभाग के जानकार के मुताबिक बात करें तो लगभग 12,000 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल है वो कहीं ना कहीं सरकारी है, जिसे वक्फ की संपत्तियों में दिखाया जा रहा है। मतलब 80% से ज़्यादा की संपत्ति वक्फ बोर्ड में उसे दर्ज किया गया है जो कहीं ना कहीं से सरकारी है। लेकिन इन सब को लेकर के यही बात अब साफ होगी कि आखिर इन संपत्तियों का मालिक कौन है और वक्फ बोर्ड जिस पे मालिकाना हक जता रहा है उसके पास उनके कागजात हैं भी। क्या ये वो सत्यापित करते हैं कि ये संपत्तियां वही हैं जो वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है? एक सवाल ये है। दूसरा, अगर हम राजधानी लखनऊ में ये जानने की कोशिश करें कि आखिर वक्फ बोर्ड की कौन सी संपत्तियां हैं, उसमें हम देखेंगे कि एलडीए को अगर हम ले, लखनऊ विकास प्राधिकरण को, तो 2 संपत्तियों पे एलडीए का कब्जा बताया गया है। 4 संपत्तियां ऐसी हैं जहां पे आवास विकास का कब्जा बताया गया है। एक ऐसी संपत्ति है जहां पे एएसआई है, दूसरे पे नगर निगम है और बाद में रेलवे के पास भी एक ऐसी संपत्ति है जहां उसका कब्जा है।
वक्फ की संपत्तियों को हम लखनऊ में आपको दिखा रहे हैं कि ऐसी कितनी संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड कहता है कि कहीं ना कहीं उसका वहां पर दावा है। ये अलग बात है कि आज के तारीख में अगर हम देखें तो वहां पर कुछ ना कुछ सरकारी या तो कार्यालय बने हुए हैं या फिर किसी तरीके का वहाँ संस्थान बना हुआ है। उसी श्रेणी में हम आपको लेकर आ गए हैं नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे NBRI भी कहा जाता है, और ये राजधानी लखनऊ का एक बड़ी जगह कही जाती है और ख़ास तौर पे पेड़ पौधों को लेकर के यहाँ प्रयोगशालाएँ हैं और यहाँ नए पेड़, हाइब्रिड और उनकी अलग अलग तरीके की वैरायटी को यहाँ पर रिसर्च किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 150 से ज़्यादा यहाँ पेड़ों की वैरायटीज़ को बनाया गया है और NBRI यहाँ पर 1953 में भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को यहाँ पर ये लैब गठित करने का यहाँ आदेश हुआ था और ये NBRI बन के तैयार हुआ। लेकिन हैरान करने वाली बात यही है, या फिर यूं कहा जाए कि वक्फ की संपत्तियां और जो मौके पे हैं उनमें अगर अंतर विरोध की बात करें तो उनमें से एक NBRI भी आएगा, जहां पे ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये शिया वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसमें से ये एक मानी जाती है। वक्फ बिल के आने के बाद अब सवाल यही है कि किस तरीके से इसमें बदलाव हो रहा है। जहां एक तरफ ये बताया जा रहा था कि ये मुसलमानों के हक को छीना जा रहा है, दूसरी तरफ इस बात को भी सामने रखा जा रहा था कि ये सरकार वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो ज़मीनें हैं उन्हें हड़पना चाह रही है। पर इसके ठीक उलट जो बिल में लाया गया है उसमें कहीं ना कहीं सुधार की बात की गई है। उस पर इस बात की बात कही गई है कि जो ज़मीन है उसका कब्जा दिखाना होगा, फिर चाहे वो वक्फ की संपत्ति हो या किसी भी तरीके की संपत्ति। इस वक्त हम आपको लेकर आ गए हैं इंदिरा भवन और जवाहर भवन। ये दोनों भवन ऐसे हैं जहां पर कई सालों से ये भवन बने हुए हैं। इनकी इमारत देखने और इनकी ऊंचाई से ये पता लग जाएगा कि कम से कम ये 20 साल से पहले के बने हुए हैं। और ताजुब की बात यही है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड कि अगर हम उनके हिसाब से माने तो ये दोनों ही जगह उनकी हैं। मतलब ये वक्फ बोर्ड जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है ये उनकी जगह है, ज़मीन है, उनके कागज़ों पर ये दर्ज है ज़मीन। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का ये सरकारी भवन है जहाँ पे अलग अलग विभाग के निदेशालय हैं, अलग अलग विभागों के यहाँ पर कार्यालय बने हैं। और सवाल यही है कि अगर इस तरीके की स्थिति है तो ऐसी क्यों है? एक तरफ वक्फ बोर्ड कहता हो कि ये ज़मीन उनकी है, दूसरी तरफ सरकार की खुद की अपनी इमारत है जहाँ पे सरकार के अपने विभाग और उसके कार्यालय बने हुए हैं। इन्हीं सबको लेकर के ही ये नया बिल है जिसमें कम से कम इस बात को साफ होगा कि आखिरकार ज़मीन किसकी है और वो कब्जे में किसके है। अब चलते हैं आगरा, जहां ताजमहल को वक्फ बोर्ड में शामिल करने की मांग भी अक्सर उठती रही है। SP सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने भी इसे साल 2014 में ताजमहल को वक्फ बोर्ड में शामिल करने की मांग उठाई थी, जबकि हिंदू संगठन इसे तेजो महाले बताते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका भी डाली थी और कोर्ट ने शाहजहां के दस्तखत वाले कागजात मांगे थे, जिसे सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं दिखा सका था, लिहाजा दावा वापस ले लिया था। हिंदूवादी नेताओं ने CM योगी और PM मोदी से ताजमहल को तेजो महाले घोषित करने की मांग की, जिसका मामला आगरा दीवानी में विचाराधीन है। ताजमहल को वक्फ में किसी भी कीमत पर शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वह इस्लामिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये मांग बहुत वर्षों से चली आ रही है। वो शिव मंदिर है, वो तेजो महल है। ये मामला कोर्ट में ही विचाराधीन है और हम तत्कालीन सरकार से, वर्तमान सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले को तत्काल निपटारा किया जाए इसका, क्योंकि वह शिव मंदिर और हमारी आस्था का केंद्र है और हम उसे शिव मंदिर ही मानते हैं। जब वह शिव मंदिर है तो उसे वक्फ बोर्ड में कैसे शामिल किया जा सकता है? की निशानी और संगमरमरी इमारत ताजमहल को वक्फ बोर्ड में शामिल किए जाने को लेकर समय समय पर याचिकाएं और आवाज़ें उठती रही हैं। लगातार लोग
मांग कर रहे हैं कि ताजमहल को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाए। अगर बात करें तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और ताजमहल को वक्फ में शामिल किए जाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाहजहां के दस्तखत वाले कागज मांगे गए जो कि सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं दिखा पाया, जिसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा वापस ले लिया था। प्रदेश के औद्योगिक नगर कानपुर में भी वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों पर दावा है, जिसमें मुस्लिम एसोसिएशन हलीम मुस्लिम नाम के 3 एजुकेशन संस्थान संचालित करता है, जिसके लिए जमीन हलीम साहब ने वक्फ को दान दी थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने में मदद करना था, जिसके लिए मुस्लिम एसोसिएशन ने वक्फ की जमीन पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का संचालन शुरू कर दिया। हलीम नाम से इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन किया जाता है। इन शैक्षिक संस्थानों के अलावा भी इससे जुड़ी तमाम बेशकीमती जमीनें हैं। इन जमीन का इस्तेमाल संचालक गलत तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर गेस्ट हाउस बनाकर बेच दिया गया, तमाम बिल्डिंग बनाकर फ्लैट बेचे गए। संचालक मनमानी तरीके से जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरोप है कि इससे होने वाली आमदनी को निजी स्वार्थ की पूर्ति में खर्च किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि वक्फ की इस संपत्ति का सही इस्तेमाल हो और इससे होने वाली आय को मुस्लिम युवाओं को ही शिक्षा में लगाया जाए। वो वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सरकार की मंशा को लेकर आशंकित हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम पास हो जाने के बाद जब ये कानून बनेगा तो कानून का डंडा भी तमाम लोगों पर चलेगा। कानून का डंडा उन पर चलेगा जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को गलत तरीके से बेचने का काम किया है। कानपुर में भी वक्फ की तमाम संपत्तियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी बताया जा रहा है। इसके अलावा तमाम वक्फ की संपत्तियां ऐसी हैं जिन्हें किसी खास उद्देश्य के लिए दिया गया था, लेकिन इस पे गैर कानूनी तरीके से दूसरे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। हम जिस जगह खड़े हुए हैं वह चमनगंज का इलाका है और यहाँ पर हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हलीम इंग्लिश कॉलेज का संचालन होता है। हलीम साहब ने ये ज़मीन वक्फ की थी और एक कमेटी का गठन किया था जो यहाँ पर संचालित होने वाले स्कूलों का कायदे से संचालन करेगी, इनको कायदे से बढ़ाएगी और मुस्लिम एजुकेशन के लिए काम करेगी। लेकिन इस पूरी ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जे कर लिए गए जो संचालन बोर्ड के जो लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने यहाँ पर न केवल कब्जा किया बल्कि ज़मीनों को बेचने का भी काम किया। आप देख सकते हैं कि सामने हलीम मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, उसके ठीक बगल में एक इमारत बनी हुई है। इस इमारत में फ्लैट बना करके बेच दिए गए। नीचे दुकानें हैं, ऊपर फ्लैट बने हुए हैं और इन फ्लैट्स को बेच दिया गया, ना कि इनसे किराया लिया था बल्कि इन्हें पक्के तौर पर इन्हें बेच दिया गया। उसके और आगे देखेंगे एक और इमारत नजर आती है, इसमें भी फ्लैट बना करके बेच दिया गया है। इसके साथ ही साथ इस पूरे परिसर में एक गेस्ट हाउस बनाया गया, उस गेस्ट हाउस को भी बेच दिया गया जिसका अलग अलग लोग संचालन करते हैं। तो ये जो उद्देश्य था कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस ज़मीन का इस्तेमाल किया जाएगा, उससे इतर यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ अंजाम दी जा रही हैं और इस व्यावसायिक गतिविधियों का फायदा कुछ चुनिंदा लोग ले रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ में, उनसे बात कर ले तो जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से इस ज़मीन को वक्फ किया गया था शिक्षा के उद्देश्य से, क्या वह उद्देश्य पूरा हो पा रहा है या कुछ लोग इसका गैर नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं? देखिए, कानपुर की बात की जाए, क्योंकि वक्फ की जो है बहुत सी प्रॉपर्टी कानपुर में क्योंकि कानपुर जो है हमेशा से मुसलमानों के रईस मुसलमानों का गढ़ रहा है, वो आज़ादी से पहले भी। तो हमारे जो पुरखों ने ये जायदादें जो वक्फ करी थी, वक्फ अल्लाह के नाम से करी जाती है। एक वक्फ अल्लाह होती है जो अल्लाह के नाम से करी जाती है, जिसमें जो है यहाँ तक के जो है वो मस्जिद वगैरह जो होती है। फिर अलल खैर है जो तमाम लोग जो गरीब गुरबा उनके लिए करी जाती है, और अलल औलाद। कुल मिला के सारी जो वक्फ की संपत्तियाँ हैं वो अल्लाह के नाम से ही जो है वक्फ करी जाती हैं। तो उस पर जो तमाम लोगों की इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हुआ कानपुर के अंदर, क्योंकि शिक्षा को लेकर हमारे पूर्वज जो थे, जो कानपुर में रहने बसने वाले लोग थे, वो बहुत जानकार लोग थे। वो चाहते थे कि कानपुर के लोग शिक्षा हासिल करें और जिससे देश की भी तरक्की होगी और शहर का भी नाम रोशन होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, जिसकी जीती जागती मिसाल हलीम कॉलेज है। आप ये बताइए कि आप हलीम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो क्या लगता है हलीम कॉलेज का उद्देश्य जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया था, तमाम स्ट्रीम यहाँ पर शुरू की जानी थी, नई नई जो कोर्सेज हैं वो शुरू होने थे यहाँ पर, क्या शुरू हो पाए? और नहीं हो पाए तो क्यों नहीं हो पाए? देखिए, इस कॉलेज का जो मैनेजमेंट है वो लोग पूरी तरह से करप्ट हैं। लोगों ने कई तरह से अलग अलग हिस्सों को इसके पूरी तरह से बेच डाला। यहाँ तक कि अभी कॉलेज में साइंस स्ट्रीम अभी चालू ही नहीं हो पाया, आज तक नहीं चालू हो पाया।
या और जो मुस्लिम स्टूडेंट्स साइंस पढ़ना चाहते हैं, दूसरे कॉलेज जाना चाहते हैं, या तो फिर वो अपना दीन छोड़ें, वो दाढ़ी भी रखना चाहते हैं, इल्म भी तलब करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ किसी मुस्लिम कॉलेज में हो सकता है। अगर हम किसी अदर कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ हमसे कहा जाता है कि दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आइए, तो नहीं पॉसिबल है। तो ड्रेस कोड को पालन करने के लिए कहते हैं, बिल्कुल यही करने को कहते हैं, लेकिन नहीं हो सकता, बहुत से लोग नहीं चाहते हैं, तो फिर वो मजबूरी में या तो साइंस छोड़ते हैं या तो अपना दीन छोड़ते हैं। तो तमाम लोग हैं बिल को लेकर के पशुपेश में जरूर है कि बिल को लेकर के क्या प्रावधान होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेगी, लेकिन ये बात तय है कि वक्फ की गई संपत्तियों का जायज इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। भू माफियाओं ने इन पर कब्जा कर रखा है, गलत तरीके से इनको बेचा जा रहा है। बात प्रयागराज की करें तो प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जब महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर विवाद छिड़ा था, उसी बीच प्रयागराज के रहने वाले सरताज ने यह दावा किया था कि जिस जमीन पर मेला लग रहा है वो पूरी जमीन वक्फ की है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम लोकसभा से पास हो चुका है और अब ये माना जा रहा है कि इसके कानून बनने के बाद अब वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन पर मनमाना दावा नहीं कर पाएगा और ना ही आसानी से उसको कोई ऐसी ज़मीन उपलब्ध हो पाएगी। और जिस तरह से वक्फ बोर्ड तमाम ज़मीनों पर दावा करता आया, यहाँ तक कि कुंभ मेले के दौरान उसने जो कुंभ मेले की 54 बीघा ज़मीन है उस पर भी अपना दावा ठोक दिया था। तो सरताज नाम का एक शख्स था जो वक्फ बोर्ड से जुड़ा था, उसने कहा था कि 54 बीघा कुंभ मेले की ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वो ज़मीन थी अखाड़ों की ज़मीन। वहीं पर हम मौजूद हैं उसी स्थान पर जहां पर अखाड़ों के शिविर आबाद थे और इस ज़मीन को लेकर के वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि ये मुसलमानों की ज़मीन है। विवाद इतना बढ़ा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की दरियादिली देखो कि हमने जो अपनी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो कुंभ मेले के आयोजन के लिए दे रखी है और हमने कोई एतराज़ नहीं किया है, जबकि साधु संत मुसलमानों के कुंभ में प्रवेश को लेकर विरोध कर रहे हैं। जिसके बाद जो विवाद था वो इतना बड़ा था कि तमाम जो हिंदू धर्म गुरु थे, तमाम जो अखाड़ों के महामंडलेश्वर थे, उन्होंने जवाब दिया था और उनका कहना था कि कुंभ मेला जो है ये सदियों से आयोजित होता चला आ रहा है। जिस समय इस्लाम का उदय नहीं हुआ था तब से ये कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है और इसी स्थान पर होता आया है। गंगा का तट है और इस पर वक्फ बोर्ड कैसे मनमाना दावा कर सकता है। तो अब जब वक्फ बोर्ड को लेकर के संसद से कानून बनने की उम्मीद है, माना जा रहा है कि इस तरह के मनमाने दावे नहीं हो सकेंगे और ना ही जो तमाम सरकारों ने जिस ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया उनको सौंप दी थी, ऐसा दोबारा हो पाएगा। अब लोग इन इस तरह के दावों के खिलाफ न्यायालय में भी जा सकेंगे, क्योंकि अब तक का जो वक्फ बोर्ड एक्ट था वो ये कहता था कि अगर किसी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है तो उसकी कोई कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता, उसके लिए वक्फ बोर्ड खुद सुनवाई करेगा और वक्फ बोर्ड सारे फैसले अपने पक्ष में ही लेता था। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो नया संशोधन लागू होता है उसके बाद जो इस तरह के मनमाने दावे हैं उसकी क्या स्थिति होती है। और अब देखते हैं कि वाराणसी में क्या स्थिति है वक्फ की जमीनों की। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल पास होने वाला है, दूसरी तरफ वाराणसी में जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 25% सरकारी ज़मीन है जो वक्फ बोर्ड ने किसी न किसी तरीके से अपने आधिपत्य में ली हुई है। तो वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद किस तरीके से इसका फ़ायदा न सिर्फ सरकारी ज़मीनों को मुक्त कराने में मिलेगा बल्कि आम जनमानस को भी मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हम वाराणसी में हैं। क्या लगता है वक्फ संशोधन बिल जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इस समय जो आंकड़े कह रहे हैं कि अधिकतर ज़मीनें वक्फ बोर्ड ने आधिपत्य की हुई है, तो इसका कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है? जी बिल्कुल, जो है ये एक बहुत बड़ा काला कानून था। ये वक्फ जो बिल है, जो है संशोधन बिल है, ये एक काला कानून था जो कि पहले की पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा ये बनाया गया था। ये काला कानून भी न कहा जाए ये, बल्कि एक दैत्य, एक ऐसा राक्षस था जो है जो पूरे देश की जो है ज़मीनों को जो है निगल रहा था। इसी बात पर लगातार बात हो रही है। क्या लगता है आपको कि जो वक्फ बोर्ड की जो 25% ज़मीन, सरकारी ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड के नाम पर है,
तो ऐसे में ये जो बिल पास होगा इसका कितना फायदा वाराणसी को भी मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वाराणसी को इस वक्फ बिल से बहुत फायदा होगा, वक्फ संशोधन बिल से फायदा होगा। खास तौर से जो आप सभी जानते हैं कि रेलवे के बाद, सेना के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है, और काशी में 25 ऐसे सरकारी जमीनें जो कि सरकार जो है बाकायदे जो गजट की गई है और सभी मालूम है। और निश्चित वह वक्फ संशोधन बिल जैसे ही पास होगा और सारे के सारे जो है हुआ बिल हम जो है काशी वासियों को मिलेगा। क्या लगता है आपको कि वक्फ संशोधन बिल एक तरफ पास हो रहा है, दूसरी तरफ काशी में जो अब तक सर्वे किया गया है उसमें 25% सरकारी जमीन वक्फ बोर्ड के आधिपत्य में है, कब्जे में है। क्या लगता है इससे कितने दिन बदल जाएंगे? देखिए, जो बिल पास हुआ है इसका मैं स्वागत करता हूं। दूसरी चीज़ 25% से ऊपर सरकारी ज़मीनें, प्राइवेट भी लोगों को है, तमाम मुकदमा है, जो कि ये जो कानून ही गलत था, तो इसके कारण से मैं इसका स्वागत करता हूं। ये जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। काशी जो है अति प्राचीन है, कई इतिहास, कई रहस्य जुड़े हुए हैं, पर वक्फ संशोधन बिल की बात की जाए तो लगातार ये मांग उठ रही है कि इस बिल के पास होने से न सिर्फ ज़मीनों को मुक्त किया जाएगा बल्कि ऐसी ज़मीनें जो सरकार की हैं मगर सरकार की होकर भी उसकी नहीं है तो वो भी ज़मीनें मुक्त होंगी और आम जनमानस के कार में आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेज, वाराणसी।